प्रिय विद्यार्थियों, जय सिया राम। आज मैं आपके सामने शब्द शक्ति जो हमारे सब्जेक्ट में चलती है उसका टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आप सभी को पता है कि शब्द में ताकत होती है, बिल्कुल होती है। शब्द में ताकत होती है। इस बात का हमें इस बात से पता चल जाता है कि अगर आप जिंदगी भर के लिए मन में शांति चाहते हैं तो किसी डीजे के पास जाकर के अपने कान को 5 मिनट तक कर लेना, आपको जीवन भर में कुछ भी सुनाई नहीं देगा और जीवन भर के लिए शांति आ जाएगी। अब बताइए, आपके कान का जो पर्दा इससे फटेगा, वो पर्दा जो है किसी ने फाड़ा है क्या? नहीं, वो शब्द की ताकत है जिसके कारण आपके कान का पर्दा फट गया। अगर आपके मकान से 30 या 40 मीटर ऊपर तक हवाई जहाज कोई गुजरता है तो आपके मकान में दरार आ जाएगी। क्या वो हवाई जहाज आपसे मकान से टकराई? नहीं टकराई, फिर भी आपके मकान में दरार आई। ये शब्द की ताकत है। शब्द में ताकत होती है, बिल्कुल बात सही है। जो काम हम अपनी हिम्मत और ताकत से नहीं करवा सकते, वो काम हम अपनी विनम्र वाणी से करवा सकते हैं। तो ये शब्द की ही ताकत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर दिया। स्वर्ग तक भी उनका जाना इन मंत्रों से होता था। ये शब्द की ही ताकत है। आज हम इसी शब्द की ताकत के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द की शक्ति है क्या। देखिए, शब्द में ताकत होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। शब्द शक्ति होती क्या है, और इस शक्ति के बारे में हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। किसी शब्द में जो अर्थ होता है, निहित अर्थ होता है, उसका पता लगाना शब्द शक्ति कहलाता है। उसको पता लगाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, शब्द शक्ति की परिभाषा यही है कि किसी शब्द में निहित अर्थ को का पता लगाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। चलो, इससे पहले हम शब्दों के अर्थ की बात कर लेते हैं। हर शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं और उन्हीं शब्दों के हिसाब से शब्द शक्ति जो है उसको भी बांटा गया है। पहले हम उन 3 अर्थों की बात करते हैं। शब्द शक्ति का पहला अर्थ है अभिधार्थ, दूसरा है लक्षणार्थ और तीसरा है व्यंग्यार्थ, यानी कि इसको व्यंजनार्थ ही बोलते हैं। अभिधार्थ वह अर्थ है जो लोक प्रचलित अर्थ, जैसे इसको मैं मार्कर बोलता हूं तो इसको दुनिया में ही मार्कर कहा जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, इसका लोक प्रचलित अर्थ मार्कर कहने से लोग समझ जाते हैं कि लिखने के काम आने वाला है। चौक कहने से समझ जाते हैं कि लिखने के काम आने वाली कोई वस्तु है। अगर हम किसी को, कोई पशु चल रहा है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं गधा चल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि गधा है। वो कौन सा पशु है? वो चल रहा है, क्योंकि हमारा देखा हुआ है, दुनिया उसे गधा ही कहती है। ये अर्थ बताने वाले शब्द को अभिधार्थ भी कहते हैं। इसका और लोक प्रचलित अर्थ भी कहते हैं। इसको शब्दकोशीय अर्थ भी कहते हैं। इसको मुख्य अर्थ भी कहते हैं। इसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है जो लक्षणों के आधार पर लगाया जाता है, रूढ़ि, प्रयोजन इत्यादि के आधार पर लगाया जाता है। इस अर्थ में क्या होता है, जो सीधा सीधा अर्थ होता है, लोक प्रचलित अर्थ, वो बाधित हो जाता है। उससे उस बात का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो हम अपना मन, दिमाग, मस्तिष्क जो है वो लगाते हैं और उसका अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, और उसका अर्थ जिस अर्थ के द्वारा हम खोजते हैं वो अर्थ होता है लक्षणार्थ, यानी कि लक्षण के आधार पर। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधा, मोहन तो गधा नहीं है, क्योंकि मोहन एक मनुष्य है और गधे जैसे 4 पैर, 2 बड़े बड़े कान नहीं है उसके। तो यहाँ पर हम गधे की प्रवृत्ति या उसके लक्षणों की को ध्यान में रखकर ये समझ जाएंगे कि मोहन है वो गधे जैसी हरकत करता है, वह मूर्ख है, बिल्कुल अड़ियल है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि वह अड़ियल है, मूर्ख है, इसलिए यहाँ पर हमने लक्षणार्थ लगाया। इसलिए तो समझ आना, ये होता है शब्द का लक्षणार्थ। तीसरा होता है व्यंग्यार्थ, यानी कि व्यंग्य किया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, शब्द का ना तो व्यंग्यार्थ लक्षण से अर्थ निकलता है और ना ही सीधा सीधा अर्थ निकलता है। इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे पुजारी ने कह दिया, पुजारी को किसी व्यक्ति ने कहा कि शाम हो गई, तो पुजारी इस बात को सुनेगा तो वो समझेगा, तीसरा ही अर्थ समझेगा कि शाम हो गई, यानी कि पूजा का समय हो गया। यही बात अगर वहां पास खड़ा हुआ कोई किसान सुन रहा है तो वह सोचेगा अब घर जाने का समय हो गया है। यही बात अगर कोई गृहिणी जो
घर की महिला सुन रही है, वह सोच रहेगी कि शाम हो गई है, अब घर चलना चाहिए, पशुओं को छानी चारा इत्यादि देना चाहिए या भोजन बनाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तीसरा ही अर्थ, तीसरी शक्ति काम करती है। इसी प्रकार हम सब शक्ति को समझते हैं। पहले इसके अर्थ देखिए। शब्द के तीन अर्थ होते हैं। शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ जो है उसको बोलते हैं हम अभिधार्थ। इसको बोलते हैं हम अभिधार्थ बोलते हैं। दूसरा अर्थ है लक्षणार्थ। तीसरा है अपना व्यंजनार्थ, यानी कि इसको व्यंजनार्थ भी बोलते हैं। अभिधार्थ जो है इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे मुख्यार्थ, इसको शब्दकोशीय अर्थ भी कहते हैं। शब्दकोशीय अर्थ भी इसको बोलते हैं। इसको लोक प्रचलित अर्थ भी बोलते हैं। और इसको वाच्यार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्यार्थ। इसको वाच्यार्थ भी बोलते हैं। देखिए, लक्षणार्थ है और ये व्यंग्यार्थ। लक्षणार्थ का मतलब होता है जो लक्षणों के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर या फिर किसी रूढ़ि के आधार पर अर्थ लगाया जाता है। इसको व्यंग्यार्थ भी बोलते हैं। व्यंजनार्थ को व्यंग्यार्थ भी बोलते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। इन्हीं शब्दों के आधार पर, इन्हीं अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है। तो सबसे पहले हम शब्द शक्ति की परिभाषा लिखते हैं कि शब्द शक्ति होती क्या है। देखिए, शब्द शक्ति क्या होती है? किसी शब्द में निहित अर्थ को, किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार, निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। किसी शब्द में निहित, याद रखना, शब्द में निहित, शब्द में जो है अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट जिस शक्ति के माध्यम से किया जाता है उस शक्ति को बोलते हैं शब्द शक्ति। और शब्द के तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं? अभिधार्थ, लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ। इन्हीं के आधार पर इस शब्द शक्ति को तीन भागों में बांटा गया है। अभिधा के आधार पर अभिधा शब्द शक्ति, अभिधार्थ के आधार पर इसको क्या नाम दिया गया है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणार्थ के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजनार्थ यानी कि व्यंग्यार्थ के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजनार्थ के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए,
इन्हीं सब शक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। अभिधा शब्द शक्ति किस अर्थ के आधार पर? अभिधार्थ के आधार पर। मुख्य अर्थ जो होता है जहां पर वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, जहां पर लक्षण प्रकट होते हैं वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहां पर व्यंग्य किया जाता है या अन्य अर्थ निकलता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, कोई ना तो लक्षणा से निकलेगा वो और ना ही अभिधा से निकलेगा, तब तीसरा अर्थ जिस शब्द शक्ति से निकलेगा वो है व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले हम आज अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं एक बार। अभिधा शब्द शक्ति की, जब किसी शब्द का या किसी शब्द का जिस शब्द शक्ति द्वारा सीधा अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय या हम कह दें लोक प्रचलित अर्थ, लोक प्रचलित, या हम कह दें वाचार्थ निकलता है, वह शब्द शक्ति, वह शब्द की शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। वह शब्द की शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि किसी शब्द जिस शब्द शक्ति द्वारा, सॉरी एक मिनट, हम किसी शब्द का है ये, किसी शब्द शक्ति, किसी शब्द का जिस शब्द शक्ति द्वारा सीधा अर्थ, किसी शब्द का किसी शब्द शक्ति द्वारा जब सीधा अर्थ मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय या लोक प्रचलित या वाच्य अर्थ, जिसको हम बोलते हैं, एक ही बात है, अभिधार्थ बोलते हैं इसको, वो निकलता है तो वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति, जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे खेत में गधा चर रहा है, खेत में गधा चर रहा है, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। राम विद्यालय जाता है, धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है। सीता चाय बनाती है, सीता चाय बनाती है। देखिए खेत में गधा चर रहा है, खेत में गधा चर रहा है, यहां पर हमें पता है कि कौन चर रहा है? गधा एक जानवर है, 4 पैर 2
लंबे लंबे कान हैं, एक पूंछ भी है उसके, और वह चित्र गधे का, उस जानवर का चित्र हमारे मन में, मस्तिष्क में उतर जाता है और हमें पता चल जाता है कि खेत में गधा चल रहा है। कोई भी दिमाग पर जोर देने की कोशिश नहीं कर की हमने कि क्या चल रहा है, बस सीधा किसी ने बोला खेत में गधा चल रहा है और हमारे सीधा सीधा समझ में आ गया कौन चल रहा है, गधा चल रहा है। तो वहां सीधा सीधा अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ लग गया, गधे का गधा ही लग गया, तो वहां सब अभिधा सब शक्ति होगी। कौन सी होगी? अभिधा सब शक्ति होगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, और कौन पढ़ रहा है? मोहन। बोलते ही सीधा सीधा है कि मोहन नाम का कोई लड़का है, वो सीधा क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। वैसे ही राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम नाम का कोई लड़का है और वो कहा जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। बिल्कुल भी हमें अपने मस्तिष्क पर जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और सीधा सीधा समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। ऐसे ही धोबी कपड़े धोता है, धोने दो, अपना क्या बाप कहा जाता है, धोबी कपड़े धोता है। सीधी सी बात है, समझ में आ जाता है कि धोबी है कोई, धोबी का काम करने वाला व्यक्ति है जिसको हम धोबी कहते हैं, जो कपड़े धुलाई का काम करता है, वह कपड़े धो रहा है। कोई नई बात नहीं है, सीधा सा समझ में आ गया। सीता चाय बनाती है, सीता है वो चाय बना रही है। किसी भी प्रकार अपने मन पर या दिमाग पर जोर देने की कोशिश हमने नहीं की और जो बात बोली गई वो हमारे सीधी सीधी समझ में आ गई। जहां पर ऐसा होता है वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। काव्य में जहां भी देखिए, जहां भी यमक अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहां भी यमक अलंकार होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। इस बात का आप ख्याल रखें। काव्य में जब यमक अलंकार का कोई उदाहरण दे दिया जाए तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं यमक अलंकार का। हे भगवान, वर दो, वर के लिए। यमक अलंकार है, यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। जब यमक अलंकार है तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो वहां होगी अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये थी हमारी अभिधा शब्द शक्ति। अब अगली शब्द शक्ति जो है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति, जहां शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, यानी कि मुख्य अर्थ से उसका अर्थ नहीं निकले, यानी कि वाचार्थ से उसका अर्थ नहीं निकले, अभिधार्थ से उसका अर्थ नहीं निकले, शब्दकोशीय अर्थ से उसका अर्थ प्रकट नहीं हो, तो वहां पर जिस अर्थ को यानी कि लक्षण के आधार पर अर्थ लगाया जाता है उस लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम एक बार। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, जब किसी शब्द का अर्थ लगाते वक्त किसी शब्द का अर्थ लगाते वक्त मुख्य अर्थ बाधित हो तथा लक्षण, रूढ़ि, प्रयोजन,
आदि के आधार पर अर्थ लगाया जाता है। आदि का अर्थ लगाया जाता है, वहां लक्षणा सब शक्ति होती है। वहां लक्षणा सब शक्ति होती है। याद रखिए, जहां पर भी किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझ में नहीं आए, मुख्य अर्थ से उसका अर्थ नहीं प्रकट हो, और फिर लक्षण के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर अगर हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं और अर्थ समझ में आ जाए, तो वहां लक्षणा सब शक्ति होती है। देखिए, कुछ बारीकी वाली बात है, हम उसको समझते हैं। नोट लिखिए, लगा करके आप लिखना है, नोट लगा करके ये बातें लिखना है जरूरी, इनको जानना भी है जरूरी, कि जो भी जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, यानी कि सभी मुहावरे और लोकोक्तियां, सभी मुहावरे और लोकोक्तियां लक्षणा सब शक्ति में आती है। सभी मुहावरे और लोकोक्तियां किस में आते हैं? जब भी जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां अगर हम इनकी बात करेंगे तो वो लक्षणा सब शक्ति होगी। और कौन सी शक्ति होगी? लक्षणा सब शक्ति होगी। जैसे मोहन 9-2-11 हो गया, सीधी सी बात है, 9-2-11 होना मुहावरा है। बाप ने मारी मीन की, बेटा तीरंदाज, सीधी सी बात है, ये लोकोक्ति है। अंधा बाटे रेवड़ी, घर घर का फिर खाए, तो सीधी सी बात है, ये लोकोक्ति है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जहां भी होंगे मुहावरे वाले या लोकोक्ति वाले, वह हमेशा लक्षणा सब शक्ति होगी। इस बात को याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कुछ मजबूरी और महीन बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार होंगे, वहां लक्षणा सब शक्ति होगी। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार होंगे, वहां कौन सब शक्ति होगी? लक्षणा सब शक्ति होगी। याद रख लेना, जहां पर भी ये तीनों अलंकार कहीं पर काव्य में आते हैं तो वहां पर लक्षणा सब शक्ति होती है। कौन सब शक्ति होती है? लक्षणा सब शक्ति होती है। देखिए, अब इसी प्रकार तीसरी बात यहां पर समझने लायक है कि रूढ़ यानी कि रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जहां अर्थ लगाया जाए, जहां अर्थ निकले, वो भी किस में होगा? लक्षणा सब शक्ति में होगा। और ध्यान रखिए, चौथी बात, बुद्धिमान, कुशल, दक्ष, प्रवीण, ये शब्द आदि, ये मिलते जुलते शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची मान लीजिए आप इनको। ये शब्द जहां भी आएंगे वहां भी लक्षणा सब शक्ति होगी। इसी लक्षणा सब शक्ति यहां पर, वहां भी कौन सी सब शक्ति होगी? लक्षणा सब शक्ति होगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, मोहन वीणा वादन में प्रवीण है। मोहन वीणा वादन में प्रवीण है। हम देखेंगे, बात तो सीधी सीधी है, मोहन नाम का कोई लड़का है जो वीणा वादन में
प्रवीण है, लेकिन फिर भी इस अर्थ इस जो हमारी सब शक्ति अभिधा सब शक्ति यहाँ पर नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया अपवाद के स्वरूप पर बुद्धिमान, कुशल, दक्ष, प्रवीण ये शब्द जहां भी आते हैं वहां कौन सी सब शक्ति होती है? लक्षणा सब शक्ति होती है। प्रवीण शब्द यहाँ पर है, कौन सी सब शक्ति होगी यहाँ पर? लक्षणा सब शक्ति होगी। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, राजस्थान जाग उठा, राजस्थान जाग उठा, राजस्थान जाग उठा। यहां पर यह देखने लायक बात है, राजस्थान कोई जीव नहीं है, राजस्थान एक भूभाग है, उसमें रहने वाले सभी लोग वो शिक्षित हो गए हैं, वो प्रेरित हुए हैं किसी बात के लिए, इसलिए कहता है राजस्थान जाग उठा। उन सभी के लिए ही, उन सभी लोगों के लिए एक शब्द है राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थानी, यानी कि राजस्थान। अगर जैसे राजस्थान की टीम क्रिकेट की टीम है, वो अगर जीतती है तो हम ये बोलेंगे कि उसकी राजस्थान की टीम जीती, नहीं, हम बोलेंगे राजस्थान जीत गया। हरियाणा की जीती तो टीम जीती तो हरियाणा जीत गया। क्या सारा हरियाणा या सारा राजस्थान वहां खेल रहा था? नहीं खेल रहा था। लेकिन ये शब्द जो है रूढ़ हो गए हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, ये शब्द वहां के निवासियों के लिए, वहां के लोगों के लिए रूढ़ हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर रूढ़ी के आधार पर अर्थ निकल रहा है। रूढ़ी के आधार पर जहां भी अर्थ निकलेगा वहां पर कौन सी सब शक्ति होगी? लक्षणा सब शक्ति। जैसे भारत 2 पारी से हारा, क्या भारत पूरा भारत वहां खेल रहा था? नहीं खेल रहा था, भारत की टीम वहां खेल रही थी, लेकिन उस टीम के लिए इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया है। हमेशा हम यही कहते हैं भारत खेल रहा है, भारत ने टॉस जीता। सीधी सी बात है, रूढ़ हो गए हैं कुछ शब्द, वो रूढ़ शब्द किस में आएंगे? लक्षणा सब शक्ति में आएंगे। अब आगे एक उदाहरण हम और देखते हैं। साहिल गधा है। साहिल क्या है? गधा है। क्या साहिल वास्तव में गधा है? नहीं है, साहिल तो एक लड़का है, लेकिन गधा है, उसके लक्षणों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर किसी ने कहा कि साहिल तो गधा है। सीधी सी बात है कि साहिल गधा नहीं है, उसके लक्षणों के आधार पर उसको गधा कहा है। हम उसको समझ लेते हैं कि वो मूर्ख है, हम उसका अर्थ यही लगाते हैं कि वो क्या है? मूर्ख है, अड़ियल है, आड़ू, जिसको अपनी भाषा में बोल देते हैं हम। जैसे सीता गाय है, तो गाय थोड़ी है सीता, नहीं, 4 पैरों वाली गाय नहीं है सीता। सीता कोई लड़की है जो सीधी सादी सरल स्वभाव की है, इसलिए उसके स्वभाव को देख करके क्या अर्थ कह दिया? उसको गाय कह दिया। इसका सीधा अर्थ हम गाय नहीं निकाल सकते कि सीता गाय है, कि गाय बोल दो सीता को, नहीं। इसका अर्थ निकालने से पहले उसके लक्षणों को प्रकट कर रही है गाय शब्द जो है वो, इसलिए यहाँ पर लक्षणा सब शक्ति होगी। ऐसे ही जैसे मोहन 9-2-11 हो गया, मोहन 9-2-11 हो गया। मोहन 9-2-11 हो गया, बिल्कुल मुहावरा है 9-2-11 होना। और जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियां जहां पर भी आएंगी वहां कौन सी सब शक्ति होगी? वहां सब शक्ति होगी लक्षणा सब शक्ति। कौन सी सब शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति वहां पर होगी। मेरा एक शिष्य है जिसका नाम घनश्याम है, वो बोलता है कि सर मेरा नाम आप उदाहरणों में नहीं लेते, पहले लिया करते थे। चलो हम उसके ऊपर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे घनश्याम, सॉरी ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, घनश्याम का घर गंगा पर है। देखिए यहाँ पर घनश्याम का घर गंगा पर है, क्या गंगा के ऊपर उसका घर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये मैंने क्यों कहा, किसी उद्देश्य से कहा कि उसका अगर गंगा पर है, यानी कि गंगा पर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गंगा के नजदीक पास है, गंगा नदी के पास है, यानी कि वह गंगा के किनारे रहता है। वह किसके किनारे रहता है? गंगा के किनारे रहता है। जैसे हम बोलेंगे यार तुम्हारा तो घर सड़क पे ही है, जल्दी पहुंच जाओगे, तुम तो जल्दी आ जाओगे, तो सीधी सी बात है सड़क पे घर तो नहीं होता, कहने का मतलब बिल्कुल सड़क के नजदीक है। यहाँ पर घनश्याम का घर गंगा पर है, ये बात यहाँ पर किसके आधार पर? हमारा कहने का एक ना तो कोई रूढ़ी है, ना ही यहाँ पर लक्षण है, ना ही रूपक उपमा इत्यादि अलंकार हैं। सीधी सी बात है, गंगा पर है, प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकाल रहे हैं, किसी उद्देश्य के आधार पर हम अर्थ निकाल रहे हैं। जहां पर प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर अर्थ निकाला जाता है वहां पर भी कौन सी सब शक्ति होती है? लक्षणा सब शक्ति होती है।
तो ये थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों की बातें करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है बेटा रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। एक तो रूढ़ा लक्षणा और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, इनके बारे में हम आज थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी का हम आपको कल समझाएंगे। देखिए, रूढ़ा लक्षणा जहां पर रूढ़ी के आधार पर अर्थ निकाला जाता है और जहां प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, उद्देश्य के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम इसके आगे की जो शब्द शक्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे और रूढ़ा और लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर भी पढ़ेंगे। जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरा मनोबल बढ़ाएं।